आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के साथ। इससे पहले हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा है, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल डेफिनेशन की है। अच्छा, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कंबाइन होकर, अटैच होकर या पॉलीमर बनकर क्या बनाते हैं, या तो डाइसैकेराइड बनेंगे या पॉलीसैकेराइड। या दूसरे अल्फाज में डाइसैकेराइड की जगह हम अगर ओलिगोसैकेराइड लिख ले तो बहुत अच्छा होगा। ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बनाते हैं जब दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड मिलते हैं। तो अगर वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, बॉन्ड हो रहे हैं, तो अगर उसकी तादाद 2 से 10 के दरमियान है तो वो ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। अगर वही मोनोसैकेराइड्स की तादाद जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुई है और उनकी तादाद 10 से ज़्यादा है तो फिर वो हमारे पास पॉलीसैकेराइड कहलाएंगे। ठीक है, अब डिफिनेशन को ज़रा देखते हैं। द जॉइनिंग ऑफ टू और मोर मोनोसैकेराइड्स फॉर्म्स एन ओलिगोसैकेराइड। वो क्या बनाते हैं? ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं with 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अब वो ओलिगोसैकेराइड जिसमें अगर दो यूनिट्स हों तो फिर उसके लिए लफ्ज डाइसैकेराइड इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर उसकी तादाद 3 है तो वो ट्राइसैकेराइड कहलाए जाएंगे। या स्पेसिफिकली जनरली दो के लिए सिर्फ लफ्ज डाइसैकेराइड यूज होता है, और अगर उनकी तादाद 2 से ज़्यादा हो गई, तकरीबन 3 से, या 2 से 3 में भी हो या 10 हो, तो इनके दरमियान जब हो तो उसके लिए लफ्ज स्पेशली ओलिगोसैकेराइड इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर डाई का मतलब है टू, सैकेराइड का मतलब है शुगर यूनिट्स या शुगर्स, दोनों कह सकते हो, शुगर भी कह सकते हो या शुगर यूनिट्स। वहीं पर पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है मेनी, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर्स या शुगर यूनिट्स। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? अपॉलीमर, यानी मेनी यूनिट्स। किस चीज के? कार्बोहाइड्रेट्स के। जब कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकेराइड। जब मोनोसैकेराइड के 10 से ज्यादा यूनिट्स मिल जाए तो उसके लिए वर्ड पॉलीसैकेराइड इस्तेमाल होता है। अब जरा इस चीज को देखते हैं, डाइसैकेराइड को डिटेल में पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स आर रेयर नेचर। मोनोसैकेराइड ज्यादातर नेचर में कम पाए जाते हैं। इसकी वजह ये है कि उसकी जो रिएक्शन रेट है वो बहुत फास्ट है, तेज है बनिस्बत डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड की। इसी वजह से वो ज़्यादातर ऐसे स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं ताकि उसका जो रिएक्शन हो या जो इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी हो वो ज़्यादा रहे। तो इसके लिए फिर वो डिफरेंट पॉलीमर्स फॉर्म बनाते हैं, जैसे डाइसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड हो गया। मोस्ट शुगर्स, शुगर का वर्ड जहाँ पर भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स या मोस्ट शुगर्स फाउंड इन नेचर आर डाइसैकेराइड्स। तो वो किस फॉर्म में होंगे? डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में होंगे। ज्यादातर डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में भी होते हैं, और जरूरी नहीं है ये पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में भी होते हैं, हो सकते हैं और होते हैं। दिस फॉर्म व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट। जब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्लूकोज है, इसके साथ एक और ग्लूकोज आएगा, कंडेंस होगा, बॉन्ड बनाएगा, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, और इनके दरमियान जो रिएक्शन होगा वो कंडेंसेशन होगा, और हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब भी मिलता है तो हमारे पास मल्टोज बनाता है। तो इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास मल्टोज बनेगा। कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अ कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस रिलीजिंग वाटर। द प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जब भी बॉन्ड बनेगा, तो हमेशा, या बॉन्ड बनने टूटने वो डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसके नतीजे में हम वाटर रिलीज होगा, और इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसके लिए वर्ड या लफ्ज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस्तेमाल होता है। तो अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ठीक है, इसको जरा एग्जांपल से देखते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल्स क्या हैं?
सक्रोज है, जो आम शुगर हम इस्तेमाल करते हैं, चीनी जिसे कहते हैं, ठीक है, जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो असल में सक्रोज है, जो कि बना हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलाप से या कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, सॉरी, ये हमारे पास मिसाल एग्जाम्पल है किस चीज़ की, फ्रक्टोज और ग्लूकोज की कंडेंसेशन रिएक्शन की, जिससे ग्लूकोज बनता है। इसमें ये हमारे पास फ्रक्टोज है और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। फ्रक्टोज कीटोज, कीटो ग्रुप उसमें पाया जाता है और ग्लूकोज में एल्डो ग्रुप पाया जाता है। दूसरी तरफ लेक्टोज है हमारे पास, जो कि वो भी क्या है, एक डाइसेकेराइड है। अब लेक्टोज बना हुआ होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज की कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के लिए वर्ड्स कौन सा इस्तेमाल होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान पाया जाता है, या दूसरे अल्फाज में मोनोसेकेराइड जब जुड़ जाते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है जुड़ने की वजह से या कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। ये इसके लिए सिंपल डेफिनेशन है। लेक्टोज पाया जाता है मिल्क में, ठीक है, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, और ये बना हुआ होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। मल्टोज पाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूट्स में, ठीक है, इसी वजह से इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रूट शुगर, या इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, या सिंपल मल्टोज कह लो। और ये बना हुआ होता है दो ग्लूकोज के यूनिट की मिलाप से। अगर आप लोग इस चीज़ को देख ले ज़रा, तो ये हमारे पास एक ग्लूकोज हुआ, एक ग्लूकोज हुआ, इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गए, जिसकी वजह से ये डाइसेकेराइड कहलाएगा। अब यही हमारे पास जो डाइसेकेराइड है, अगर इससे एनर्जी हमारे बॉडी को हासिल करनी होती है, तो ये डाइसेकेराइड दोबारा टूटेंगे या बॉन्ड टूट जाएगा। ये क्या, इसकी कौन सी चीज़ होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। और हाइड्रोलिसिस की वजह से हमारे पास क्या चीज़ आएंगी, यूनिट्स आ जाएंगी, मोनोसेकेराइड्स आ जाएंगी दूसरे अल्फाज में। वही मोनोसेकेराइड्स फिर क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एनर्जी, या उससे फिर एनर्जी हासिल करती है हमारी बॉडी। अच्छा, द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड हमारे पास क्या है, सक्रोज है, लेक्टोज है और मल्टोज है। सक्रोज आम चीनी जो हमारे पास मौजूद होता है वो सक्रोज है, लेक्टोज मिल्क में पाया जाता है और मल्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट मोनोसेकेराइड कंडेंसेशन, और डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स की कंडेंसेशन के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट मोनोसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सक्रोज है, सक, हमारे पास जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, स्पेशली मोनोसेकेराइड्स और कुछ डाइसेकेराइड्स, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इनमें से एक जो सक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसके अलावा लैक्टोज हुआ, मल्टोज हुआ, या और जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। इसकी डिटेल हमने इससे पहले की है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अच्छा, सक्रोज इससे पहले भी हमने बताया कि किस चीज़ से बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंडेंसेशन रिएक्शन से। मल्टोज हमारे पास बना हुआ है ग्लूकोज और ग्लूकोज की कंडेंसेशन रिएक्शन से। अल्फा लेक्टोज बना हुआ है अल्फा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के कंडेंसेशन रिएक्शन से। अच्छा, यहाँ पर दो अकसाम है कि लेक्टोज आल्सो एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म। इसमें क्या होगा कि हमारे पास बीटा ग्लूकोज होगा और बीटा गैलेक्टोज होगा, लेकिन अगर वो अल्फा लेक्टोज है तो पाए बना हुआ होगा अल्फा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से। अच्छा, डाइसेकेराइड जितने भी हैं सॉल्युबल इन वाटर, हम देखते हैं चीनी पानी में हल होता है, तो इसका मतलब यह है कि डाइसेकेराइड्स मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द डाइसेकेराइड पानी में हल होते हैं, बट दे आर टू बिग टू पास थ्रू, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए ये डाइसेकेराइड दोबारा कन्वर्ट होंगे इनटू मोनोसेकेराइड्स। जैसे ही मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर ये सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, और पॉलीमर जब लार्ज मॉलिक्यूल हुआ तो सेल मेम्ब्रेन से जाहिर है पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो फिर क्या होगा, दे आर ब्रोकन डाउन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी डाइजेशन हो जाती है, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उसको मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देती हैं हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में डिफरेंट एंजाइम्स टू गिव स्मॉलर मोनोसेकेराइड। फिर वो स्मॉलर मोनोसेकेराइड क्या हो जाते हैं, पास इनटू द ब्लड एंड थ्रो थ्रो सेल मेम्ब्रेन, जाहिर सेल मेम्ब्रेन के जरिए से पास होगा इनटू द ब्लड इनटू सेल्स। अच्छा, जब भी हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन उसमें होगा, जैसे हमारे पास डाइसेकेराइड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा, उनकी अगर
यूनिट्स बनाने हैं, तोड़ना है उसको, तो हमें क्या चीज़ करनी होगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। और इसी के उलट अगर हमें दोबारा पॉलीमर बनाना है, लार्ज यूनिट बनाना है, एक यूनिट बनाना है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, तो इनके दरमियान कौन सा रिएक्शन होगा, इनके दरमियान कंडेंस यानी जोड़ जाना, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये डिपेंडेंट होता है उस रिएक्शन पर, कंडेंसेशन में कभी एनर्जी रिलीज होती है, कभी गेन होती है, इसी तरह हाइड्रोलिसिस में भी एनर्जी कभी नीड होती है, कभी रिलीज, तो वो डिपेंडेंट होता है उस रिएक्शन के टाइप पर। अच्छा, यहाँ पर मल्टोज और लेक्टोज दिया हुआ है। मल्टोज क्या है, मल्टोज इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि किस चीज़ से बना हुआ होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मिलाप से हमारे पास बनेगा मल्टोज, जो कि पाया जाता है फ्रूट्स में। हमेशा मोस्ट जब भी हम कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ती है, स्प्लिट होता है, और फिर से क्या बनता है, वहीं पर ये बॉन्ड बन जाते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अ वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स आउट, दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। और इससे क्या चीज़ रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसके नतीजे में हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये मल्टोज का मॉलिक्यूल है, जनरल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, जिसमें एक ग्लूकोज ये हुआ, एक ग्लूकोज ये पाया गया। अच्छा, लेक्टोज क्या होता है, लेक्टोज भी एक डाइसेक्राइड होता है, ठीक है, जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लेक्टोज अल्फा लेक्टोज मॉलिक्यूल, इससे पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास अल्फा लेक्टोज भी पाया जाता है और बीटा लेक्टोज भी पाया जाता है, लेकिन अल्फा लेक्टोज बना हुआ होता है बीटा गैलेक्टोज और अल्फा ग्लूकोज से। हालांकि बीटा लेक्टोज हमारे पास किस चीज़ से बना हुआ होता है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से, ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। हालांकि दोनों हमारे पास क्या है, अगर हम सिंपली कहें तो लेक्टोज है, लेक्टोज मॉलिक्यूल है, और एक डाइसेक्राइड है। इसके नतीजे में भी कंडेंसेशन जब रिएक्शन जब होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर एक और बात डिस्कस करते हैं, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो उसके अपोजिट क्या होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल टूटता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे हम खुराक जो खाते हैं, पॉलीसेकेराइड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, डाइसेकेराइड, जैसे अगर सिंपल मिसाल ले, शरबत हम बनाते हैं और वो पीते हैं, तो शरबत में हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर शुगर होता है, और शुगर क्या है, सक्रोज है। और सक्रोज एक डाइसेक्राइड है, तो उसकी डाइजेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, किस चीज़ में, फ्रक्टोज में, या दूसरे अल्फाज में मोनोसेक्राइड में। तो मोनोसेक्राइड में उसको तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम्स होने चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको तोड़ देते हैं इंटू मोनोसेक्राइड्स, फिर वो मोनोसेक्राइड्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, चले जाते हैं ब्लड में, और फिर ब्लड में लिवर से चले जाते हैं, और फिर वो वहाँ पर या तो ज़रूरत होती है, ठीक है, नहीं है तो फिर वो डायरेक्टली दोबारा उसकी कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, ताकि डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाए। मोनोसेक्राइड आर यूज वेरी क्विकली बाय सेल्स, मोनोसेक्राइड्स की जो कंजम्पशन है या यूज़ केस है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस डायरेक्टली टूट सकते हैं। हाउएवर अ सेल में नॉट नीड एनर्जी इमीडिएटली, लेकिन सेल को तो ज़ाहिर है बहुत जल्दी उसको नहीं, उस वक्त नहीं चाहिए, फॉर द टाइम बिंग चाहिए होता है, टाइम टू टाइम चाहिए होता है, तो इसी वजह से इसकी तोड़ फोड़ हमेशा होती रहती है इनमें, एंड इट में नीड टू स्टोर, और वो उसको ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको स्टोर कर जाए, ठीक है। अच्छा, मोनोसेक्राइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, डाइजेसेक्राइड्स में, इन दी सेल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, और जाहिर है हमारे पास अगर 10 से ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हों तो फिर वो क्या बनाएगा, वो पॉलीसेकेराइड, जिसकी डिस्कशन आगे आ रही है। दीज जैंट मॉलिक्यूल्स या गैंट मॉलिक्यूल्स विच, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, विच इंपॉर्टेंट आर टू बिग टू एस्केप फ्रॉम, ये स्किन से एस्केप भी नहीं हो पाते क्योंकि लार्ज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकते, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड ही जा सकेंगे। दीज आर ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस, तो फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जिससे हमारी सेल्स एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज है, जिसमें फ्रक्टोज है और ग्लूकोज पाया जाता है। इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये बांड दोबारा टूट जाता है, कौन सा बांड, ग्लाइकोजेंस। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरे अर्थों में पॉलीसेकेराइड्स।
इससे पहले टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा था कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद हमने मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा और डाइसेकेराइड्स के बारे में भी पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक पॉलीसेकेराइड्स के साथ रिलेटेड है। ये पॉलीसेकेराइड्स लफ्ज़ को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ दे तो दो अल्फाज हमें मिलते हैं। पोली का मतलब होता है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, जहाँ पर भी पोली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसका मतलब है मेनी। तो मेनी सेकेराइड्स शुगर्स भी, सेकेराइड्स के लिए बेसिकली शुगर भी इस्तेमाल हो सकता है या शुगर यूनिट्स दोनों कह सकते हो। शुगर यूनिट्स कह लो तो बहुत आसान होगा समझने में। अच्छा, तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं मेनी शुगर यूनिट से। अब कितने शुगर यूनिट से बने हुए होते हैं? तो उसके लिए मिनिमम जो मकदार रखी गई है वो है 10 से ज़्यादा। अगर किसी सेकेराइड या जो सेकेराइड बना हुआ है या जो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है उसमें 10 से ज़्यादा यूनिट्स हैं तो फिर उस कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड पॉलीसेकेराइड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 10 से ज़्यादा यूनिट्स पाए जाते हैं। दूसरे अल्फाज में वो 10 से ज़्यादा यूनिट से बना हुआ होता है। या हम अगर किसी पॉलीसेकेराइड को तोड़ते हैं तो उससे हमें कम से कम 10 मोनोसेकेराइड यूनिट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैव मोर शुगर मॉलिक्यूल्स या मोर शुगर यूनिट्स, हिंस दे आर रेफर्ड टू एज स्टार्ची फूड्स। ठीक है, जितना भी फूड्स हमें खा रहे होते हैं, ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज से ले रहे होते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च जैसे अभी पढ़ लिया क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है जो कि बना हुआ होता है किस चीज़ से? ग्लूकोज से। ग्लूकोज के यूनिट्स अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और क्या बना देते हैं? स्टार्च बना देते हैं। इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है। इन complex carbohydrates molecules are digested and converted slowly compared to simple carbohydrates। अब हम जो भी चीज़ खा रहे होते हैं वो हमारे बॉडी में टूट जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में टूट जाता है, डाइजेशन उसकी हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मोनोसेकेराइड्स। तो जाहिर है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स अगर हम खाते हैं, डाइसेकेराइड खाते हैं या ओलिगोसेकेराइड खाते हैं, उसकी डाइजेशन बहुत आसान है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बनिस्बत पॉलीसेकेराइड्स की। क्योंकि पॉलीसेकेराइड एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है तो उसको तोड़ने में, डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत, और वो स्लो हो जाता है वो प्रोसेस बनिस्बत डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड या मोनोसेकेराइड को। तोड़ने की ज़रूरत नहीं है मोनोसेकेराइड को। ठीक है, तो इस वजह से इन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड स्लोली कंपेयर्ड टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, दे आर abundantly फाउंड इन वेजिटेबल्स। जितने भी पॉलीसेकेराइड या स्टार्ची फूड हैं या स्टार्च हैं, मोस्टली दे आर फाउंड इन दी फूड सोर्सेज। ठीक है, हमारे पास मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड की क्वांटिटी कम होती है फूड सोर्सेज में, और जो पॉलीसेकेराइड है जिसमें सबसे ज़्यादा मकदार अगर हम डिस्कस भी करें टाइप की तो वो स्टार्च है। स्टार्च हमारे पास abundantly फाउंड होता है वेजिटेबल्स में, बीन्स में, पीनट्स में, पोटैटो, पीज, हत्ता कि जो हम आम खुराक खा रहे होते हैं रोज़मर्रा खुराक में जो हम पौधों से हासिल करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। उसका ज़्यादातर हिस्सा कौन सा होता है? स्टार्च होता है। अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर्स बनते हैं, मेनी यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। और कौन सी चीज़ें? मोनोमर्स या यूनिट्स जो होते हैं। एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास क्या है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज। इसके अलावा और भी बहुत अकसाम है लेकिन ये ज़्यादातर डिस्कशन के लिए होते हैं तो इस वजह से। स्टार्च प्लांट का स्टोर फूड होता है और ये ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। ग्लाइकोजन भी स्टोर फूड ऑफ बेसिकली एनिमल्स कह सकते हो। ठीक है, हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज स्टोर होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और सेलुलोज बेसिकली स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लांट्स का, ये स्ट्रक्चर में किरदार अदा करता है, ना कि स्टोर फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है। विच एग्जिबिट एक्सटेंसिव ब्रांचिंग एंड आर होमोपोलीमर्स। दो अकसाम के पॉलीमर्स बन सकते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं। एक होता है होमोपोलीमर, एक होता है हेट्रोपोलीमर। होमोपोलीमर का मतलब क्या है? मेन यूनिट जब मिल जाते हैं। होमो का मतलब क्या है? जब
एक जैसे यूनिट्स इकट्ठे हो रहे हो तो होमोपॉलीमर होगा। अगर डिफरेंट यूनिट्स मिल रहे हैं तो वो हमारे पास हेट्रोपॉलीमर होगा। ठीक है। अच्छा, और ये जितने भी हम स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज डिस्कस कर रहे हैं ये सारे बने हुए हैं ग्लूकोज से। ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज ब्रांचिंग। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में कम ब्रांचिंग है हमारे पास, और सॉरी स्टार्च में कम ब्रांचिंग है, ग्लाइकोजन में उससे ज़्यादा है, और सेलुलोज में सबसे कम ब्रांचिंग है, बल्कि सेलुलोज में ब्रांचिंग होती नहीं है। ये डिस्कशन अगर हम यहाँ पर आगे करें तो आसान होगा। अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स कैन अंडरगो सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। इनमें कौन सा रिएक्शन होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन। दो यूनिट्स मिल रहे होते हैं और लार्ज यूनिट बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस बी, इससे C बन रहा है, तो C कंडेंसेशन प्रोडक्ट है A और B का। ठीक है। एडिंग वन यूनिट आफ्टर अदर, और उसके बाद एक यूनिट इसके साथ और भी इकट्ठा होता रहता है और इस तरह एक लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीसेकेराइड बन जाता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड, और जो जिस यूनिट से बना हुआ होता है उसको हम मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल डिपेंड, जो पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल होते हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स होता है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या उसकी जो खसूसियात हैं वो डिपेंडेंट होती हैं उसके लेंथ पर। कैसे कि उसमें कितने ज़्यादा यूनिट्स हैं उसी के मुताबिक उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है। द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग, उसमें अगर ज़्यादा ब्रांचिंग हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी बनिस्बत उस दूसरे मॉलिक्यूल के जिनमें कम ब्रांचिंग हुई है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। एडिशन ऑफ यूनिट्स टू द साइड ऑफ द चेन रादर देन वन ऑफ द एंड्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बिल्कुल लंबा चेन जा रहा है, अब इससे ब्रांचिंग हुई है तो ब्रांच्ड और जो दूसरा है अनब्रांच्ड, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा है, बल्कि द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड ये उसमें डिफाइन हुई है। इसके अलावा एनी फोल्डिंग विच रिजल्ट्स इन मोर कम्पैक्ट, जितना कम्पैक्ट मॉलिक्यूल होगा उस अनकम्पैक्ट मॉलिक्यूल से उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। वेदर द चेन स्ट्रेट और कॉइल, और जाहिर है अगर स्ट्रेट चेन है तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी बनिस्बत कॉइल की। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड डिपेंडेंट होती है लेंथ पर, ब्रांचिंग पर, फोल्डिंग पर, और स्ट्रेट है या कॉइल। पॉलीसेकेराइड्स की मिसाल यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, हम ज़्यादातर जो ग्लाइकोजन, स्टार्च और ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो हम उसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फ़र्क सिर्फ ये है कि अमाइलोज हमारे पास अगर ग्लूकोज की यूनिट्स इस तरह एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और लंबा चेन बना रहे हैं सीधा, तो ये हमारे पास क्या होगा? अमाइलोज होगा। ग्लूकोज के यूनिट्स अगर मिल रहे हैं, 1,4 लिंकेज बॉन्ड बना रहा है, 1,4 लिंकेज बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरह का लंबा चेन बना रहा है तो ये अमाइलोज होगा। वहीं पर अगर ग्लूकोज में ब्रांचिंग हो रही है, यानी उसमें 1,6 बॉन्ड भी पाया जा रहा है, यानी 1 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर देख लो, 1,6 बॉन्डिंग पाई जा रही है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा? ब्रांचिंग होगा। तो ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड, या ग्लूकोज की जो स्ट्रेट चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? अमाइलोज कहते हैं। अब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के कम्बिनेशन से या बॉन्डिंग से या इकट्ठे होने से हमारे पास ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज तो बेसिकली नहीं बनता क्योंकि सेलुलोज में ज़्यादातर स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बन रही होती हैं। अब डिपेंडेंट होता है कि ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है। चूंकि ब्रांचिंग ग्लाइकोजन में ज़्यादा है तो इसी वजह से ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत अमाइलोज के। ठीक है। तो इसमें यह फ़र्क है सिर्फ। और सेलुलोज हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल है, और ये हमारे पास क्या है? प्लांट्स का है, और ये स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिल रहे होते हैं, तो ये ज़्यादातर क्या है हमारे पास? स्ट्रेट चेन होता है इसमें। स्टार्च, स्टार्च हमारे पास क्या है? स्टार्च इज ऑफन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स एज वेल एज अ वे ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, जिसको फूड स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स इसको, जो ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको स्टोर करने के लिए प्लांट्स ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू स्टार्च। ठीक है। यही स्टार्च फिर हम खा रहे होते हैं, और जब इसकी डाइजेशन हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो यही स्टार्च दोबारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है।
स्टार्च हमारे पास दो अक़साम में पाए जाते हैं, जैसे अभी डिस्कस भी किया, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, अमाइलोज क्या होता है? स्ट्रेट चेन होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच होता है। बोथ बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, दोनों बने हुए किस चीज़ से होते हैं? ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है इसमें ब्रांचिंग होती है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। अमाइलोज इज अनब्रांच्ड, अमाइलोज क्या होता है? अनब्रांच होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर में क्वाइल हो जाते हैं, हेलिक्स बनाते हैं, इस तरह की हेलिसेस बना लेते हैं। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच होता है, क्या होता है? ब्रांच होता है। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल, और अमाइलोपेक्टिन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता। अच्छा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन दूसरी तरफ हमारे पास बना हुआ होता है। ग्लाइकोजन इज अमाइलोपेक्टिन विथ शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन ब्रांचिंग साइड चेन। अमाइलोज जैसे हमने स्टार्च में डिस्कस किया, इसी तरह ग्लाइकोजन भी बना हुआ होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से, लेकिन ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसमें पाया जाता है बनिस्बत अमाइलोज के। अच्छा, ब्रांचिंग साइड, स्टार्च फ्रॉम प्लांट्स इज हाइड्रोलाइज्ड इन द बॉडी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। हमारे बॉडी में स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाता है और उससे हासिल होता है ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज की क्वांटिटी अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा है तो वो कन्वर्ट होगा इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज passes into the cell and is used in metabolism। ठीक है, inside the cell glucose can be polymerized to make glycogen which acts as carbohydrate energy store। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रिजर्व के तौर पर या स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेलुलोज, सेलुलोज दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? सेलुलोज इज अ थर्ड पॉलीमर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? ग्लूकोज यूनिट से भी ये भी बना हुआ होता है। ठीक है, अब बट this time it's made from beta glucose molecules and the polymer molecules are straight chain, और इसमें क्या होते हैं? straight chain molecules होते हैं। cellulose serves as a different purpose, cellulose की जो purpose है वो different है। cellulose store food के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता बल्कि structural component है। it make up the cell walls in plants, these are much tougher than cell membranes, ये tough होते हैं cell membranes की बनिस्बत, strong होते हैं। this toughness is due to the arrangement of glucose units in the polymer chain and the hydrogen bonding between the membrane chain, और इनमें दो चीज़ें होती हैं जो ग्लूकोज यूनिट्स में पॉलीमर चेन या बॉन्डिंग हो रही थी, दूसरा ये कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही थी। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कंपाउंड्स। सेलुलोज इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, सेलुलोज की डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होती एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, सो ये डाइजेस्ट नहीं होता हमारे बॉडी में, एंड इसी वजह से ये इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए नहीं है। द स्टमक्स ऑफ हर्बीवोर, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में हमारे पास एक एंजाइम होता है सिलिडेज, वो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। ठीक है, तो उसमें भी डायरेक्ट डाइजेशन नहीं होती बल्कि उनमें बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया उसकी डाइजेशन करता है, जिसके बिना पर वो उससे फिर ग्लूकोज हासिल करता है। Starch, cellulose and glycogen. Starch is composed of two components, amylose and amylopectin। amylose form the linear chain and amylopectin branch chain होता है। ठीक है, जरा यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, ये amylose है स्ट्रेट चेन, और amylopectin में हमारे पास क्या होती है? ब्रांचेस हो जाती हैं या ब्रांचेस बन जाती हैं। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन के लिए दूसरा वर्ड एनिमल स्टार्च भी इस्तेमाल होता है। इट हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च बट हैज़ मोर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, लेकिन इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है। तो इसमें अमाइलोज बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इसमें होती है, मोर ब्रांचिंग होती है बनिस्बत स्टार्च के। सेलुलोज स्ट्रक्चरल यूनिट है या स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है एंड इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। इट इज फाइब्रस पॉलीसेकेराइड with high tensile strength, in contrast to starch and glycogen, cellulose forms linear polymer। इसमें क्या होते हैं? linear polymer जैसे स्ट्रेट चेन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों में ये फर्क है। सेलुलोज चूंकि फाइबर है, ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हर्बीवोर में डाइजेस्ट होता है। कैसे? कि हर्बीवोर में हमारे पास बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज इसके लिए डाइजेशन करता है सेलुलोज की सेलुलेज के जरिए से। कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स में हाई हो, वो कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स में लो हो, उसको बेड कहते हैं। मॉडरेट कैलोरीज इसमें क्या होती है? कैलोरीज क्या होती है? मॉडरेट होती है, इसमें हाई कैलोरीज होती है। लो इन सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट, बे कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? हाई इन सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट्स। लो इन ट्रांस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल,
इसमें क्या होते हैं, ट्रांसफेट और कोलेस्ट्रॉल हाई होता है बैड कार्बोहाइड्रेट्स में। ये बेसिकली अगर हम यहाँ पर गुड फूड सोर्सेज देखें, फूड्स या बैड फूड देखें तो उस और भी अच्छा होगा, ठीक है। दे आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर इंस्टेंस legumes, vegetables, etc. ठीक है। Food considered bad carbohydrates have bad food sources rarely have nutritional value, उसकी nutritional value इतनी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो वाइट फ्लावर है, राइस, पेस्ट्रीज या जितने भी स्वीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये बैड कार्बोहाइड्रेट है, फूड सोर्सेज कहलाते हैं। कंपेरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम कर ले यहाँ पर, तो सेलुलोज है प्लांट्स में होता है, स्टार्च है वो भी हमारे पास प्लांट में होता है, और ग्लाइकोजन एनिमल में होता है। सेलुलोज बना हुआ होता है बीटा ग्लूकोज यूनिट से, और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बना हुआ होता है अल्फा ग्लूकोज यूनिट से, और ग्लाइकोजन भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। बॉन्ड्स में क्या होता है, 1,4 लिंकेज होता है, अमाइलोज में हमारे पास 1,4 होता है, अमाइलोपेक्टिन में दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रांचेज इसमें नहीं होती दोनों में, और अमेलोपेक्टिन में क्या होती है, पर 20, ये बेसिकली पर 10 भी होता है, पर 20 भी होती है, डिपेंडेंट ऑन के कौन से सोर्स से हासिल करते हैं। अगर स्टार्च है तो उसमें जो अमेलोपेक्टिन होगा उसमें 20 यूनिट सब यूनिट्स के बाद ब्रांचिंग हो रही होती है, लेकिन वहीं पर ग्लाइकोजन में पर 10 यूनिट्स के बाद ब्रांचिंग हो रही होती है, ठीक है। ये सेलुलोज की जो शेप है, ये बेसिकली अमाइलोज है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है फिर अमाइलोज, और ये अमाइलोपेक्टिन है। अब अमाइलोपेक्टिन दोनों की कंपैरिजन अगर हम कर ले स्टार्च में जो अमाइलोपेक्टिन है ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोजन में वो अमाइलोपेक्टिन मोर ब्रांच होता है बनिस्बत स्टार्च के, फर्क सिर्फ ये इसकी कंपैरिजन है। अगर आप लोग इस चीज़ को देखें तो बहुत अच्छा होगा, वही कंपैरिजन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।